डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार यादव ओम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 का साइंस लेके आया है। प्रकाश के परावर्तन से फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, आज मैं आप लोग को प्रकाश के परावर्तन में बताएंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 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 देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा कितने स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है? दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। आज बताऊंगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, पहला स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। फोकस पर बनता है। देखिए, बना रहे हैं। ये उत्तल दर्पण आपका हो गया। उत्तल दर्पण का परिभाषा मैंने बताया आपको। ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर क्या कर दिया जाए? पॉलिश कर दिया जाए। ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर क्या कर दिया जाए? पॉलिश कर दिया जाए। तथा प्रकाश का परावर्तन कहाँ से किया जाए? उभरे हुए भाग से कराया जाए। प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से कराया जाए। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ये देखिए, दर्पण का ध्रुव है। ये फोकस, प्रकाश यहां से देखिए जाएगा। प्रकाश जा रहा है यहां से। प्रकाश जा रहा है तो कहा ये इनफाइनाइट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट वस्तु ये इनफाइनाइट पे क्या है? स्थित है। जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। देखिए, प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। प्रकाश का वापस हो जाता है। कुछ प्रकाश इधर वापस हो जाते हैं और कुछ प्रकाश यहीं प्रतिबिंब यहीं भी बनाता है। ठीक है। जब वस्तु अनंत पर स्थित रहता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस से बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, अब प्रतिबिंब बनता है आभासी। आभासी बनता है। आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक बार फिर से देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इनफाइनाइट अनंत पर स्थित हो, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पर बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। ये फर्स्ट स्थिति थी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का। अब देखिए, मैं बताऊंगा दूसरा का स्थिति।
जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत तथा फोकस के दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पर भी स्थित हो, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पर भी स्थित हो, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पर भी स्थित हो, तब हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना में दूसर का स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पर भी स्थित हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। देखिए चित्र के माध्यम से बता रहे हैं आपको, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का परिभाषा मैंने आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से कराया जाए, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये अनंत है, ये दर्पण का ध्रुव, और यहाँ पे क्या है, फोकस है। ठीक है, मान लीजिए अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पे भी वस्तु स्थित हो, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्थित है, यहीं पे वस्तु स्थित है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनता है। ये प्रकाश देखिए यहाँ से जाएगा, ठीक है, फिर कुछ प्रकाश का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन हो जाता है और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, यही इमेज बनेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पर भी स्थित हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक है, और कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसको भी बता रहे हैं। देखो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, आभासी सीधा, आभासी बनेगा प्रतिबिंब सीधा, तथा वस्तु से क्या होगा, तथा वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, तथा वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो सर की स्थिति था कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच कहीं पर भी स्थित रहता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, तथा वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, देखने में लग रहा है, देखिए वस्तु यहाँ पे स्थित है, प्रतिबिंब यहाँ पे, इसकी अपेक्षा देखिए यहाँ पे कितना छोटा दिख रहा है। ठीक है, और प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, अब देखिए अगला में बताएंगे। अच्छा बताइए आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आप लोग जानते हैं होंगे, एक बार ये भी बता दे रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पे मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किसी
किसी अधिक परावर्तन की 50 प्रकाश किरण किसी दर्पण पर वास्तव में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होगा? यदि परावर्तन की 50 प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और देखिए अगला बताने जा रहे हैं आप लोग को, दर्पण का पहचान कैसे करते हैं। दर्पण का पहचान, दर्पण का पहचान क्या होगा? देखिए दर्पण का पहचान कैसे करते हैं। मान लीजिए हम दो दर्पण को कैसे का इस देख करके, दर्पण का पहचान देख करके कैसे करेंगे? दर्पण का पहचान देख करके कैसे करेंगे? देखिए बता रहे हैं, दर्पण का पहचान देख करके करने, देख कर कैसे करेंगे? दो वस्तु रख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए दो वस्तु रख दीजिए, ठीक है। और यदि दर्पण को धीरे धीरे उसके पास लेके जाते हैं और प्रतिबिंब कहाँ है? वो कहीं और, मतलब कि उससे दूर जा रहा है। दर्पण का पहचान कैसे करेंगे? दो वस्तुओं के बीच रखने पर यदि प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है तो वह कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। यदि दो वस्तुओं को रखने पर उसके पास लेके जाने पर प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। यदि प्रतिबिंब का आकार घटता है तो वह कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। और यदि प्रतिबिंब का आकार स्थिर रहता है तो वह कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। देखकर कैसे करेंगे? जब वस्तु रखते हैं तो धीरे धीरे उसके पास लेके जाते हैं और प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है तो वह अवतल दर्पण होगा, और प्रतिबिंब का आकार घटता है तो वह उत्तल दर्पण होगा, और प्रतिबिंब का आकार स्थिर रहता है तो वह कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। देख करके आप ऐसे पहचान सकते हैं अवतल दर्पण कौन सा है, कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा समतल दर्पण है, ठीक है। अब देखिए मैं बताएंगे आप लोग को अवतल दर्पण का उपयोग। रेखीय आवर्धन, देखिए रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, इस पे आप लोग को न्यूमेरिकल मिलता है। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई, रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या हो गया? u। प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई v और वस्तु की लंबाई क्या हो गया? u। तो v प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका सूत्र बनता है m बराबर v बाई यू बराबर आई बाई ओ। आई क्या है? इमेज है, ओ क्या है? ऑब्जेक्ट है, v क्या है? प्रतिबिंब है, u क्या है? वस्तु है, और m क्या है? रेखीय आवर्धन है। इसी पे आपको सवाल मिलता है, न्यूमेरिकल मिलता है हल करने के लिए। एक बार फिर देखिए बता दे रहे हैं, रेखीय आवर्धन m क्या है? रेखीय आवर्धन m है, और v क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, u क्या है? वस्तु की लंबाई, और I क्या है? इमेज, o क्या है? ऑब्जेक्ट। रेखीय आवर्धन का परिभाषा क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब देखिए बताएंगे अवतल दर्पण का उपयोग।
अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग देखिए, कान नाक व गले के आंतरिक भागों के जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कान नाक व गले के आंतरिक भागों का जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दूसरा का देखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग क्या है? स्टीमर, कार गाड़ी तथा ट्रेन के डिब्बों में, ट्रेन में हम किसका परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कान नाक और गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। स्टीमर, कार गाड़ी, ट्रेन में हम परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा का देखिए, तीसरा का है हेडलाइट में हम परावर्तक के रूप में इसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सड़क पर लगे हुए हेडलाइटों में जो हेडलाइट लगी रहती है उसका उपयोग हम अवतल दर्पण में करते हैं। ठीक है, हेडलाइट का। अब देखिए अगला क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग क्या था? कान नाक और गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। स्टीमर, कार गाड़ी, ट्रेन में परावर्तक तलों के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सड़क पर लगे हुए हेडलाइटों के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और दूसरा का क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए क्या है? दाढ़ी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा का क्या है? गाड़ी चालक के सीट के बगल में, गाड़ी चालक के सीट के बगल में जो दर्पण लगा रहता है कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। इसको आप अच्छी तरह से एक बार फिर से देख लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपके परीक्षाएं में पूछते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी एक प्रश्न पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है? तो कान नाक और गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। स्टीमर, कार गाड़ी, ट्रेन में परावर्तक तलों के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हेडलाइट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग में क्या है? दाढ़ी बनाने में, जो दाढ़ी बनाते हैं उसका हम किसमें प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं उसका। और गाड़ी चालक के सीट के बगल में जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, अब देखिए बताएंगे आप लोग को हम। अब आप लोग को बताएं कि सूत्र, इसमें प्रकाश के परावर्तन में कितने सूत्र के माध्यम से हम न्यूमेरिकल को हल करेंगे। इसमें देखिए 3 सूत्र होता है। पहला होता है F बराबर R/2। ये देखिए फोकस है, ये वक्रता त्रिज्या है यार। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधा होता है। इस पे आपको देखिए कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में इस पे आपको न्यूमेरिकल मिलता है। F बराबर R/2 या R बराबर 2F। ठीक है, इस पे पूछ देता है आपको न्यूमेरिकल। एक 2 नंबर का हमेशा पूछता रहता है आपके एग्जाम में। इसको सूत्र को याद कर लीजिए, F बराबर R/2 या R बराबर 2F।
इसमें वक्रता त्रिज्या दे देगा तो फोकस पूछेगा, और फोकस दूरी दे देगा तो वक्रता त्रिज्या पूछेगा। आप इसी सूत्र के माध्यम से हल कर सकते हैं। और दूसरा का देखिए सूत्र क्या होता है। दूसरा का सूत्र होता है 1/m बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए इसके माध्यम से आपको इस सूत्र को आपको हमेशा हर एक न्यूमेरिकल में इसका उपयोग मिलेगा। जितने भी न्यूमेरिकल आप हल करेंगे प्रकाश के परावर्तन में, तो इस सूत्र का उपयोग बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसको आप हमेशा याद कर लीजिए, हमेशा आपको काम देगा प्रकाश के परावर्तन में इस सूत्र का 1/m बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें यह क्या है, फोकस है, v क्या है, प्रतिबिंब है, u क्या है, वस्तु है। 1/m बराबर 1/v प्लस 1/u। और तीसरा का सूत्र होता है m बराबर v बाई u बराबर i बाई ओ, जिसे मैं आप लोग को अभी बताया हूँ कि m क्या है, रेखीय आवर्धन है, v प्रतिबिंब है, u वस्तु है, i इमेज है, वो ऑब्जेक्ट है। इसी 3 सूत्र से आपको न्यूमेरिकल पूरा हल करने के लिए मिलेगा। प्रकाश की परावर्तन में फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को पूरा यही मिलेगा। इसी 3 सूत्र के माध्यम से आप सभी न्यूमेरिकल हल करेंगे, ठीक है। जैसे और मैं आप लोग को देखिए फोर्थ पार्ट था, एक छोटा छोटा पार्ट करके मैंने बनाया था। फर्स्ट पार्ट में आप लोग को बताया था कि प्रकाश के बारे में बताया था कि प्रकाश क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। प्रकाश क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी, अपसारी, ठीक है, समांतर, फिर पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक। और प्रकाश का गुण और प्रकाश के परावर्तन का नियम और प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा मैंने बताया था, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं इतना बताया था। और सेकेंड वीडियो में आपने क्या बताया था आप लोग को, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का परिभाषा बताया था, उत्तल दर्पण का परिभाषा, और इसमें बताया था कि अवतल दर्पण संबंधित परिभाषाएं दर्पण। अब जैसे कि अवतल दर्पण द्वारा कितनी परिभाषाएं बनते हैं, तो उसमें आप लोग को बताया था कि दर्पण संबंधित परिभाषा बताया, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस दूरी, दर्पण मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष। ऐसे आप लोग को सेकेंड वीडियो में इतना सब वीडियो बताए थे। और थर्ड वीडियो में बताया था मैंने आप लोग को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और एक फोर्थ वीडियो था, छोटा छोटा करके 4 पार्ट में मैंने प्रकाश का परावर्तन का वीडियो बनाया है। प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट चैप्टर को 4 पार्ट में पढ़ाया है, छोटा छोटा करके, जिसे आप लोग सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। यदि कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमारे यूट्यूब पे जाकर कमेंट करेंगे तो मैं उसका सलूशन देंगे, ठीक है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।